किसी भी कोर्ट को जब कोई जजमेंट देना होता है तो वो ये नहीं देखती हैं कि कोई तथ्य या तो सच है या झूठ है, ऐसा नहीं देखती है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक शब्द, इंपॉर्टेंट शब्द, प्रूव्ड की डेफिनेशन। प्रूव्ड कब कहेंगे कि कोई तथ्य प्रूव हो गया है या कोई तथ्य प्रूव नहीं हुआ है। क्योंकि जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोर्ट को जब कोई जजमेंट देना होता है तो वो ये नहीं देखती हैं कि कोई तथ्य या तो सच है या झूठ है, ऐसा नहीं देखती है। कोर्ट देखती हैं कि ये तथ्य प्रूव हुआ या नहीं हुआ। पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य की बात नहीं होती है। बात होती है तो क्या ये तथ्य साबित हुआ या ये तथ्य साबित नहीं हुआ। इन्हीं बातों को देखने के बाद, डिसाइड करने के बाद कोर्ट्स जजमेंट देती हैं कि ये डिसीजन किसके फेवर में जाएगा और किसके अगेंस्ट जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रूव्ड, कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ, कब कहा जाएगा और कैसे कोर्ट डिसाइड करेंगी, कब मानेंगी कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो आपको पूरा देखना है और मोटा वो रजिस्टर एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आप लेकर बैठे होंगे और इंपॉर्टेंट मैटर्स को जरूर नोट करेंगे। तो दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं क्लास शुरू करने से पहले कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे 6th क्लास में, तब हमें सिखाया गया था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी है, स्वस्थ है शरीर, तो आपका माइंड भी स्वस्थ होगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन समझिए, एडवाइस समझिए कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करिए। और यहां पर तो देखने को लग रहा है कि आपको 1, 2 और 3, 4 लाइन है। 4 लाइन आपने कई बार पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आज वादा करता हूं दोस्तों आपको कि ये 4 लाइन आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगी। आज इस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज जे बीएस, जहां पर प्रूव्ड, साबित हुआ की डेफिनेशन दी गई है। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहां पर हिंदी में भी मैं आप लोगों के लिए लिखूं। तो मैंने हिंदी में भी लिखा है, कोशिश करना थोड़ा सा कोऑपरेट करने की, अगर कम दिखाई दे रहा होगा तो। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। मैं कुछ यहां पर फ्रेज आपको अंडरलाइन कराऊंगा, उन्हें आप अंडरलाइन करते जाइए। तो पहली फ्रेज अंडरलाइन करनी है, इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक तथ्य साबित हो गया है, ऐसा कहा जाएगा। कोई तथ्य साबित हुआ है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? साबित ही क्यों नहीं हो गया भाई? सीधा सीधा क्यों नहीं लिख दिया अ फैक्ट इज प्रूव्ड? नॉट, ऐसा नहीं लिखा। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। तो आप सेड टू बी को अंडरलाइन करना। आप भी सोचोगे ऐसा क्यों लिखा गया है, मैं बात करूंगा इसके बारे में। कब कहा जाएगा कि एक तथ्य साबित हो गया है? व्हेन, जब। कब कहा जाएगा? जब। आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स। आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स। मैटर्स बिफोर इट। इट का मतलब कोर्ट। ऐसे सभी विषयों पर विचार करने के बाद जो विषय कोर्ट के सामने है। किसी तथ्य को कब साबित माना जाएगा? जितने भी विषय कोर्ट के सामने हैं, उन पर विचार करने के बाद क्या करेगी कोर्ट? आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स। मैटर्स को अंडरलाइन कर लेना, मैटर्स बिफोर इट। ये मैटर्स को हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, बात करेंगे इस पे। सारे विषय जो कोर्ट के सामने थे, उन पर विचार करने के बाद द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। आइदर का मतलब भैया कुछ और भी बातें हैं। दो तरीके से कोई कोर्ट
किसी फैक्ट को प्रूव्ड मान सकती है। तो पहली बात तो यहां तक खत्म हो गई। कैसे मान सकती है? पहली बात तो कौन मानेगा कि फैक्ट प्रूव हुआ है नहीं हुआ? कोई पार्टी मानेगी क्या? कोई एडवोकेट मानेगा क्या? नहीं। मानना किसको है? कोर्ट को। ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसी फैक्ट को प्रूव्ड माने या ना माने, क्योंकि किसी और को परमिशन नहीं दी गई है। लॉ परमिशन दे रहा है कोर्ट को कि कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, इन सभी अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। एक्चुअल में क्या किया कोर्ट ने? यहां पर केवल और केवल विश्वास किया। विश्वास कब किया? जब सारे वो विषय जो उसके सामने थे उन पर विचार करने के बाद क्या किया कोर्ट ने? विश्वास किया। इसलिए मैं बिलीव को अंडरलाइन करा रहा हूं। और विश्वास किस बात का किया है? कि ये तथ्य अस्तित्व में है। किसी तथ्य के अस्तित्व का विश्वास किया है कोर्ट ने, तब कहा जाएगा कि वो फैक्ट साबित हो गया है, प्रूव हो गया है। कंडीशन नंबर 1। एक तरीका हुआ कि किसी तथ्य को साबित कैसे माना जाएगा, कौन मानेगा। अब दूसरी बात, द कोर्ट अगेन, द कोर्ट considers its existence so probable, so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, the prudent man ought to act upon the supposition that it exists. एक तरीका है कि कोर्ट सीधा सीधा विश्वास कर ले कि हाँ ऐसे तथ्यों की एग्जिस्टेंस है, ऐसा तथ्य अस्तित्व में है, तो मान लिया जाएगा कि ये तथ्य प्रूव मान लिया है कोर्ट ने। दूसरा, अगर विश्वास नहीं करता है तो विश्वास को छोड़ दो, तो फिर क्या करता है? वो कंसीडर करेगा। कोर्ट क्या करती है? कंसीडर करती है इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought to act upon supposition that it exists. जब बिलीव की बात आई तो कहीं भी प्रूडेंट पर्सन वर्ड यूज नहीं हुआ, सीधा सीधा उन्होंने बिलीव कर लिया। या फिर कोर्ट क्या करे कि तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य अस्तित्व में है, उस तथ्य का अस्तित्व है। तो कोर्ट दूसरे पार्ट में क्या कर रही है भैया? कि वो किसी तथ्य के एग्जिस्टेंस को मान रही है, विश्वास नहीं कर रही है, सिर्फ मान रही है। और वो क्यों मान रही है? वो इसलिए मान रही है कि उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस में कोई एक प्रूडेंट पर्सन है। आप प्रूडेंट पर्सन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। एक प्रूडेंट पर्सन है, वो उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस में इस तरीके से एक्ट करता है कि मान लो कि वो तथ्य एग्जिस्ट करता है, उस तथ्य का अस्तित्व है, ऐसा मानते हुए कोई प्रूडेंट पर्सन, प्रज्ञावान व्यक्ति कार्य करता है उन परिस्थितियों में। तो यहां पर दो तरीके से किसी फैक्ट को प्रूव्ड माना जाएगा। एक तरीके में कोर्ट ने सीधे सीधे विश्वास कर लिया कि मैंने तो विश्वास कर लिया है कि ये तथ्य एग्जिस्ट करता है, और दूसरे तरीके में वो अपने आप को प्रूडेंट पर्सन, प्रज्ञावान व्यक्ति की जगह पर रखकर सोचता है। यहां वर्ड यूज हुआ है सो प्रोबेबल, अंडरलाइन कर लेना आप, सो प्रोबेबल। सो प्रोबेबल कितना प्रोबेबल, कितना अधिसंभाव्य, कितनी संभावना है उसके होने की? इतनी संभावना है कि वो प्रज्ञावान व्यक्ति, प्रूडेंट पर्सन, उन परिस्थितियों में अगर रख दिया जाए तो वो यही मान के कार्य करेगा कि ये तथ्य अस्तित्व में है।
इसका मैं एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। एक हस्बैंड और वाइफ एक फ्लैट में रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग रहते हैं। इसके ऊपर 3 स्टोरी और हैं, वहां पर भी कुछ फैमिलीज रहती हैं। इन हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है और इस झगड़े का शोर ऊपर जाता है, तीनों फ्लोर्स पर जाता है और तीनों फ्लोर्स में जो रहने वाले लोग हैं इस शोर शराबे को सुनकर नीचे उतर कर आते हैं। अब जैसे ही वो सारे लोग सीढ़ियों पर उतर रहे थे, लास्ट पहुंचे जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर, तो उन्होंने देखा कि हस्बैंड गेट से बाहर निकलकर भागता हुआ गया है। अब जब ये लोग उस हस्बैंड के फ्लैट में घुसे तो देखा कि वाइफ को सीवियर इंजरीज है, बहुत ज्यादा घातक क्षति उस वाइफ की, इस हस्बैंड की वाइफ की बॉडी पर है और वो तड़प रही है। जैसे ही ये लोग कुछ इंतजाम करते कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तब तक वो लेडी मर गई। लेकिन फिर भी ये लोग उस लेडी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी एमएलसी बनाता है, मेडिकल लीगो सर्टिफिकेट बनाता है और उस पर लिखता है कि ये तो ब्रॉड डेड है, यहां तक आते आते ही मर गई है। अब हस्बैंड के अगेंस्ट मुकदमा चलता है कि उस हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, एटलीस्ट डेथ तो करी है, चाहे वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस है या सीधे मर्डर का केस है। तो जब ये केस चल रहा है तो यहां पर वो लोग जो ऊपर से नीचे उतरकर आए थे, जिन्होंने देखा था कि हस्बैंड घर से निकलकर भागा है, जिन्होंने आवाजें सुनी थी झगड़े की जिसके कारण वो नीचे आए, ये लोग इस केस के गवाह हैं। ये गवाह जब कोर्ट के सामने जाते हैं तो अपना मौखिक बयान देते हैं कि इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने क्या सुना था। क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने? क्वेश्चन ये है कि क्या हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ की डेथ की है? क्या हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है? ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने। तो कोर्ट को इस फैक्ट को तय करना है, डिसाइड करना है कि ये फैक्ट कि हस्बैंड ने ही अपनी वाइफ की डेथ की है, ये वाला फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए जब ये ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले परिवार कोर्ट के सामने गए तो उन्होंने कहा कि जी हमने आवाजें सुनी थी कि नीचे कुछ बहुत तेज आवाज आ रही है, हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा हो रहा है, और जब तक हम नीचे उतर के आते तो हमने देखा कि हस्बैंड घर से बाहर निकलकर भाग गया और जब तक हम इस लेडी को हॉस्पिटल लेके गए तब तक लौटकर भी नहीं आया। अब मैं दूसरे पार्ट के लिए ये एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। दूसरा पार्ट, द कोर्ट कंसीडर्स इट्स existence so probable that a prudent man ought to act upon supposition that it exists। सपोजिशन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहां पर ये जो सपोजिशन है, ऐसा मानना कि ये तथ्य एग्जिस्ट करता है, ये किसका मानना है? सेकंड पार्ट में किसका ऐसा मानना है कि तथ्य एग्जिस्ट करता है? कोर्ट का या उस प्रूडेंट पर्सन का? प्रूडेंट पर्सन, कोर्ट का नहीं है। कोर्ट तो जब ये पाएगी कि प्रूडेंट पर्सन ऐसा मानता है कि ये तथ्य एग्जिस्ट करता है, देन कोर्ट कंसीडर करेगी कि हाँ ये तथ्य एग्जिस्टेंस में है, तब मानेगी कोर्ट के प्रूव हो गया है। तो इस एग्जांपल में अभी सपोज वो विजिटर आप हैं, अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या इन परिस्थितियों में अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, ये वाली जो फ्रेज है ये वो है जो सर्कमस्टांसेस अभी मैंने आपको बताए। इन परिस्थितियों में आप प्रज्ञावान व्यक्ति, प्रूडेंट पर्सन, प्रूडेंट मैन, आप क्या मानेंगे कि इन परिस्थितियों में जो वाइफ की डेथ की गई है
वो हस्बैंड ने की है या नहीं की है। आप सब लोगों का क्या जवाब है, वीडियो को पॉज करके यहां पर कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ की डेथ की या नहीं की। इन परिस्थितियों को देखकर, इन परिस्थितियों में आपको रखा गया है, आप हैं प्रूडेंट पर्सन, और जो आप सोचेंगे उसके आधार पर कोर्ट कंसीडर करेगा कि ये फैक्ट कि हस्बैंड ने वाइफ की डेथ की, ये साबित हो गया है। और अब जब सोचें आप, तो आप ये भी सोचें कि ये कितना प्रोबेबल है कि इन परिस्थितियों में हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की हो। आप ऐसा सोचना, कितनी संभावना है इसकी, सो प्रोबेबल। आपको वर्ड ध्यान रखना है, सो प्रोबेबल। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो आपने ये कहा कि हां, मैं प्रूडेंट पर्सन हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि इन परिस्थितियों में मैं कह सकता हूं कि हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की है। तो मैंने अंडरलाइन कराया आपको, प्रूडेंट मैन। किसको कहेंगे प्रूडेंट मैन? क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि कोर्ट को राय किसकी माननी है, किसकी सपोजिशन पर एक्ट करना है, प्रूडेंट मैन की। तो कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि हु इज प्रूडेंट मैन। जो विटनेस मेरे सामने आया है, क्या ये प्रूडेंट मैन है, क्या प्रज्ञावान व्यक्ति है ये? तो प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए यह होना जरूरी है कि मान लो कि मैं आज यहां से खड़े होकर लीगल लैंप के प्लेटफॉर्म से आपको कुछ भी कह दूं। दो बातें हो सकती हैं कि आप आंख बंद करके मान सकते हैं कि हाँ, जो संजीव शेखरवार कह रहे हैं वो ठीक है, और हो सकता है कि आप कमेंट करके ये बताएं, कमेंट करके ये पूछें कि जी जैसा आप कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आपने जैसा मैंने बोला वैसा आपने आंख बंद करके सच मान लिया, तो आप प्रूडेंट पर्सन नहीं हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं हैं। और अगर आपने कमेंट करके मेरे से पूछा कि जैसा मैं ये कह रहा हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, तो जैसे ही आप वो लॉजिक पूछेंगे देन इसका मतलब आप प्रज्ञावान व्यक्ति हैं। क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी कथन को एक्सेप्ट करने से पहले आप अपने आप को संतुष्ट करना चाह रहे हैं कि जो मैं सोचूं वो कहीं किसी फैक्ट पर बेस्ड हो, किसी लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए। तो यहां पर अगर आपने जवाब दिया है कि हां, हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की है, तो आपने किस बात को आधार बनाया, किस बात को आधार बनाया आपने अपनी सपोजिशन के लिए? आपने क्यों इस बात को सो प्रोबेबल समझा, इतना अधिसंभाव्य समझा कि इन परिस्थितियों में कहूंगा मैं तो ये कि हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की है? क्यों? क्योंकि एक प्रज्ञावान व्यक्ति क्या सोचेगा कि केवल और केवल दो ही व्यक्ति हैं, तीसरा कोई व्यक्ति घर में मिला नहीं, झगड़े की आवाजें आ रही थी, ऊपर से हस्बैंड निकलकर भाग गया और लास्टली लौटकर भी नहीं आया। तो ये चार बातें आपकी ओपिनियन, आपकी सपोजिशन के आधार हैं, जिन पर आप चेक करेंगे कि क्या हस्बैंड ने वाइफ की ही डेथ की है। इज इट सो प्रोबेबल कि मैं ऐसा सोच सकता हूं? और कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति यही सोचेगा इन परिस्थितियों में कि हां, हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की है। तो यहां पर जैसे ही कोर्ट को लगा कि यस, यहां पे जो प्रूडेंट मैन है वो इन परिस्थितियों में ऐसा ही सोचेगा, तो अब इन सब बातों को कंसीडर करने के बाद कोर्ट कह सकता है यस, मैंने मान लिया कि ये तथ्य कि हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की है, पति ने ही पत्नी की मृत्यु की है, ये प्रूव हो गया है। तो दूसरा पार्ट थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट जहां पर कोर्ट को बिलीव करना है वो सीधा सीधा सिंपल पार्ट है। लेकिन मैटर क्या है, देखिए, ऐसा कब करेगी कोर्ट, ऐसा कब करेगी? आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। ये जो वर्ड्स हैं, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, कोर्ट के सामने जितने भी विषय हैं उन पर विचार करने के बाद
ये दोनों बातों पर, दोनों पार्ट पर एप्लीकेबल है। जब वो बिलीव कर रही है तब भी, और जब वो कंसीडर कर रही है सो प्रोबेबल तब भी। तो अब इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि अभी तक डिसीजन नहीं आया है कोर्ट का। कोर्ट कब मानती है प्रूव हुआ या नहीं हुआ? एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जब वो डिसीजन दे रही है। अभी तक तो वो विटनेस आए थे, पुलिस लेकर आई थी अपने विटनेसेस, उन्होंने बोल दिया, लेकिन अभी तक सारे मैटर्स कोर्ट के सामने नहीं है। अब एक स्टेज आती है जहां पर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होता है। जब सारी गवाही हो जाती है एक्यूज के खिलाफ, देन कोर्ट उस गवाही में जितनी भी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस एक्यूज के अगेंस्ट आई होती हैं, उन सबको एक्यूज के सामने रखते हैं कोर्ट, और उनसे जवाब देते हैं कि आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर। तो जैसे कि इस मामले में कहा कि एक पर्टिकुलर गवाह ने यह बोला कि बहुत सारी आवाजें आपके घर में से आ रही थी, तो आपका क्या कहना? तो हस्बैंड कहता है कि साहब देखिए कि मेरे घर में पीछे की साइड में एक और दरवाजा है, जिधर से कोई एक आदमी आया था, और मुझे जानकारी थी कि मेरी वाइफ के कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, वो वही व्यक्ति था, और वो व्यक्ति मेरी वाइफ को भगाकर ले जाना चाह रहा था। वाइफ भी नहीं जाना चाह रही थी उसके साथ। तो उस व्यक्ति के हाथ में काफी बड़ा चाकू था। जब वो नहीं गई मेरी वाइफ उस व्यक्ति के साथ में, तो उस व्यक्ति ने मेरी वाइफ को चाकू मारने शुरू कर दिया। ये देखकर मैंने अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश की। तो जब मैं ये कोशिश कर रहा था और वो व्यक्ति जब मेरी वाइफ को चाकू मार रहा था, तो उस दौरान ये सारी आवाजें हुई थी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो ये जो एक्यूज ने एक्सप्लेनेशन दिया, स्पष्टीकरण दिया अपने अगेंस्ट लगे हुए एलिगेशंस का, ये मैटर में शामिल है। यहां पर लेजिस्लेचर ने एविडेंस वर्ड यूज नहीं किया। ऐसे भी लिख सकता था, a fact is said to be proved when after considering the evidences before it। लेजिस्लेचर ऐसे भी लिख सकता था। ये जो एक्यूज ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, इट इज नॉट एविडेंस, ये साक्ष्य नहीं है। और अगर यहां पर एविडेंस लिखा होता तो फिर ये एक्यूज के एक्सप्लेनेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। फिर ये यहां पर मैटर्स लिखा है उसमें तो शामिल है, बट एविडेंस में शामिल वो नहीं होता। बट लेजिस्लेचर ने बड़ा ही ब्यूटीफुली एविडेंस ना लिखकर उन्होंने मैटर्स वर्ड यूज किया है, और एक्सप्लेनेशन मैटर्स का पार्ट है। इस मैटर में कुछ और भी हो सकता है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्यूज का एक्सप्लेनेशन, कोई एफिडेविट है, कोई और डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस नहीं है, वो सब कुछ इस मैटर में आ सकता है। तो कोर्ट जब भी डिसाइड करेगी किसी तथ्य को साबित हुआ या नहीं हुआ, वो उन मैटर्स को कंसीडर करने के बाद करेगी, नॉट ओनली एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद करेगी। ध्यान देना, सारे के सारे मैटर्स को कंसीडर करने के बाद डिसाइड करेगी। तो एक क्वेश्चन रखा जब कोर्ट ने एक्यूज से, हस्बैंड से, तो उस क्वेश्चन का जवाब ये आया। अब दूसरा जवाब कि गवाह का ये कहना है कि आप, जब हम लोग नीचे आए उतरकर, जब ये गवाह नीचे उतर कर आए, तो आप घर से निकलकर भाग गए और लौट कर भी नहीं आए। अब आप बताइए कि कोई इनोसेंट हस्बैंड अपनी वाइफ को इंजर्ड पड़े छोड़कर कैसे भाग सकता है? तो एक्यूज ने जवाब दिया कि देखिए साहब, कि वो व्यक्ति सारी इंजरी करके मेरी वाइफ की बॉडी पर भाग गया, और मुझे लगा कि मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा इंजरीज हैं, ये शायद बचेगी नहीं, तो मैं फटाफट से बिना देरी किए, बिना समय गवाए, मैं भागकर गया कि या तो डॉक्टर को ले आऊं या एम्बुलेंस ले आऊं। और मैं पहुंचा एम्बुलेंस वाले के पास, एम्बुलेंस वाले को लेकर आया मैं घर पर,
और जब तक मैं एम्बुलेंस को घर पर लेकर आया तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी मेरी इंजर्ड वाइफ को हॉस्पिटल ले गए। तो ये कारण था साहब कि गवाह ने ये देखा कि मैं केवल भागा हूं, उसके पीछे का कारण गवाह नहीं जान पाया। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है उसका, वो भी मैटर में आता है। देन इन सारी बातों को देखने के बाद अब कोर्ट विश्वास करना चाहेगी, अब कोर्ट ये देखना चाहेगी कि क्या सच मायने में ऐसा हो सकता है क्या। अब आप फिर से अगेन प्रूडेंट पर्सन हैं, अब आपको इन परिस्थितियों में अपने आप को रखकर फिर सोचना है कि क्या ये जो एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण ये पति दे रहा है, एक्यूज दे रहा है, क्या ये रीजनेबल है, क्या ये तार्किक है। अगर आप प्रूडेंट पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं जवाब यही आएगा आपका कि हां, ये रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आने के बाद अब वो एक्यूज को मौका दिया जाता है कि आपने जो बातें कही हैं इनकी सपोर्ट में कोई एविडेंस ला सकते हो। हालांकि ये भी अपने आप में सफिशिएंट हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन अभी तक आए रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस हैं कि भैया वो मैटर्स की कैटेगरी में आता है और ये मैटर ऐसा है कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन इन बातों को ध्यान में रखने के बाद ये कह सकता है कि हो सकता है कि इस हस्बैंड ने अपनी वाइफ की डेथ नहीं करी है। इट मींस कि ये तथ्य, ये फैक्ट कि हस्बैंड ने ही वाइफ की डेथ की, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा मानकर कोई प्रूडेंट पर्सन कोई एक्ट नहीं करेगा। और आगे चलते हैं कि अब जैसे ही इसको मौका दिया गया हस्बैंड को, अब ये हस्बैंड अपने डिफेंस में गवाह लेकर आता है, विटनेस लेकर आता है। एक कोई दूसरे पड़ोसी को लेकर आता है जो ये बताता है आकर कि हां, इसके घर में दो दरवाजे हैं, जो एक पीछे की तरफ खुलता है, एक आगे की तरफ खुलता है। तो जैसे ही एक्यूज ने अपना वो वर्जन दिया था कि हाँ, मेरे घर में दो दरवाजे हैं, पीछे से वो व्यक्ति आया था, इट मींस कि पीछे एक दरवाजा है, तो जो ये व्यक्ति कह रहा है एक्यूज, कहीं ना कहीं इसकी बात में दम है। एक प्रूडेंट पर्सन मानेगा कि हाँ, यहां इस मैटर में लगता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ की डेथ नहीं करी। दूसरा गवाह लेकर आता है उस एम्बुलेंस के मालिक को या एम्बुलेंस के ड्राइवर को। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर जब कोर्ट में आता है और उससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ उस दिन क्या हुआ, तो वो बताता है कि उस दिन इस डेट पर इस इतने बजे ये व्यक्ति मेरे पास आया था, घबराया हुआ था, सांसें चल रही थी जैसे कि भाग कर आया हो, और इसने कहा था कि मेरी वाइफ को कोई व्यक्ति चोट मारकर चला गया है, इंजर्ड है, घायल है बहुत ज्यादा, आप जल्दी से चलो और एम्बुलेंस लेकर मेरी वाइफ को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल छोड़ दो। तो मैं एम्बुलेंस लेकर इसके घर पर गया था, लेकिन वहां पर पता चला कि पड़ोसी पड़ोसी उन्होंने वाइफ को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। तो इतने सारी बातों को देखने के बाद अब यहां पर जो डिफेंस विटनेसेस आए, उनकी जो गवाही हुई, वो एविडेंस में कवर होती है। तो इस मैटर में एविडेंस तो इंक्लूड है ही। इस मैटर्स को आप ये मत मानना कि वो एविडेंस नहीं है, यहां पर एविडेंस तो है ही। एविडेंस से अलग और भी बहुत सारी बातें इस मैटर में इंक्लूड है। तो यहां मैंने इस एग्जांपल से आपको मैटर समझाने की कोशिश की, सो प्रोबेबल समझाने की कोशिश की कि कितनी संभावना है कि हस्बैंड ने ही पत्नी की डेथ करी, और प्रूडेंट मैन समझाने की कोशिश की कि प्रूडेंट मैन हमेशा ही हमेशा लॉजिक पे बात करता है, किसी के कहे हुए स्टेटमेंट को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वो कहता है कि मुझे पहले आप आधार बताइए, देन मैं आपके स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करूंगा। आप अगर बड़े हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चा जब घर से बाहर से जब
झगड़ा करके घर में आता है, उसकी शिकायत आती है, तो आप अपने बच्चे से पूछते हैं बताओ क्या हुआ। जब पड़ोसी ने शिकायत की थी कि उसके बच्चे को पिटाई लगाकर आया है आपका बच्चा, तब उसकी बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये तथ्य ठीक है, अस्तित्व में है कि मेरे बच्चे ने इस पड़ोसी के बच्चे की पिटाई लगाई। लेकिन वहीं पर जब आपने अपने बच्चे को सुना, उससे कहा यस, अपना एक्सप्लेनेशन दो। क्यों मांग रहे हो आप उससे उसका एक्सप्लेनेशन? क्योंकि आप एक प्रूडेंट पर्सन है। आप किसी की कही हुई बातों को एज इट इज नहीं मानते, आपको उनके आधार चाहिए। वहीं आप पड़ोसी से भी कह सकते हो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मेरे ही बच्चे ने आपके बच्चे की पिटाई लगाई है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ से देख रहा है, अब आप डिसीजन आपको लेना है। अब आप कोर्ट की जगह बैठे, आपको चेक करना है कि क्या आप सीधे सीधे विश्वास कर लें कि ये तथ्य ठीक है, अस्तित्व में है कि मेरे बच्चे ने इस पड़ोसी के बच्चे की पिटाई लगाई है। और अगर सीधे सीधे विश्वास नहीं कर सकते तो आप परिस्थितियां चेक करिए, अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस देखिए, परिस्थितियां देखिए, उनके आधार पर अब प्रूडेंट पर्सन को उन परिस्थितियों में बैठाइए और पूछिए कि क्या वो ऐसा मानता है, इतना संभव मानता है इन परिस्थितियों में कि वो तथ्य अस्तित्व में है और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। तो आप अपने बच्चे से एक्सप्लेनेशन लेंगे, उसका जवाब आएगा, देन आप डिसाइड करेंगे। तो ये पड़ोसी ने जो बोला, आपके बच्चे ने जो बोला, ये सब मैटर्स थे, ये वाले मैटर्स, और देन आपने डिसीजन लिया है। तब किसी तथ्य को कहा जाएगा कि ये तथ्य साबित हुआ है। अब डिसप्रूव इसका एकदम अपोजिट। डिसप्रूव में कितना है कि जहां जहां अस्तित्व है ये लिखा गया, वहीं वहीं लिख दो कि अस्तित्व नहीं है। कोर्ट ने बिलीव कर लिया आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट कि ऐसे फैक्ट का अस्तित्व नहीं है। इट मींस कोर्ट ने मान लिया कि फैक्ट डिसप्रूव हो गया है। और प्रूडेंट पर्सन के मामले में आप सेम बात कर दीजिए कि सारी परिस्थितियों, पर्टिकुलर केस की सारी परिस्थितियों को देखने के बाद वो प्रूडेंट पर्सन ऐसे एक्ट करता है, ऐसे सपोज करता है कि मान लो ये तथ्य एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सपोजिशन है प्रूडेंट पर्सन की। बिलीव किसका है? कोर्ट का। सपोजिशन किसकी है? प्रूडेंट पर्सन की। कंसीडर कौन कर रहा है? कोर्ट। ये वर्ड्स का कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, साबित हुआ, प्रूव्ड, दो पार्ट में है। दोनों पार्ट को आप ध्यान रखिए। दोनों पार्ट में कैसे कैसे फैक्ट प्रूव होता है उसे आप समझने की कोशिश करिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आप एग्जाम्पल से पढ़िए, आसानी से समझ आए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि प्रूव्ड क्या होता है और डिसप्रूव्ड क्या होता है। और नॉट प्रूव्ड तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि साबित नहीं हुआ। अगर कोई फैक्ट प्रूव भी नहीं हुआ और अगर कोई फैक्ट डिसप्रूव भी नहीं हुआ तो यह कहा जाएगा कि वो फैक्ट नॉट प्रूव्ड है। फ्यूचर में ये प्रूव्ड भी हो सकता है और फ्यूचर में ये डिसप्रूव भी हो सकता है। तो ये तीन वर्ड्स, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गए। तो अब जो बच गया यहां पर वो बच जाता है, क्यों लिखा गया अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, क्यों नहीं लिखा गया अ फैक्ट इज प्रूव्ड, क्यों ये एक्स्ट्रा वर्ड्स यहां पर सेड टू बी एडिशनली ऐड किए गए। देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बताऊं, लेकिन आप लोगों के लिए कि आपको हो सकता है कि वीडियो लंबी लग रही हो, लगे कि अभी दोबारा देखेंगे तो दोबारा में कंसंट्रेशन टूट जाएगा। तो यही बात
मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन जो मैं दे सका आप लोगों को वो आपको पसंद आई होगी और एक प्रूडेंट पर्सन की तरह हमेशा आप लाइफ में एक्ट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा का अफेक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड क्यों लिखा गया, क्यों सीधा सीधा नहीं लिख दिया गया कि फैक्ट इज प्रूव्ड। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक हाइप जरूर करिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। और नए हैं आप लोग चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस नॉट ओनली भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, सभी पर इतने ही डिटेल से, इतने ही लॉजिक के साथ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।